अब जो बात चलने वाली है वो बात है कि बंद पत्र जो इस संहिता के अधीन दिए गए, जरूरी नहीं जमानत के समय दिए गए, इस संहिता के अधीन बंद पत्र दिया गया। वो बंद पत्र प्रतिभू ने दिया, आपने दिया, किसी और ने दिया, किसी ने भी दिया हो, इस संहिता के अधीन दिया गया है। इस संहिता के अधीन किस कार्रवाई के अंतर्गत दिया गया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस संहिता के अधीन किसी भी कार्रवाई के अंतर्गत बंद पत्र दिया गया हो, यदि वो दो उद्देश्यों के लिए दिया गया था। या तो किसी वस्तु को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, या आपने अपनी उपस्थिति किसी न्यायालय के समक्ष, ठीक है, रहेगी, इसको सुनिश्चित करने के लिए वो बंद पत्र दिया हो। अगर वो समप्रत होता है, समप्रत होने का मतलब ये हुआ कि आपने जिस काम के लिए बंद पत्र दिया था वो काम आपने नहीं किया, तो बंद पत्र समप्रत हो गया है। और बंद पत्र समप्रत हो गया, ये एक अलग बात है। और बंद पत्र समप्रत हो गया, ये साबित कर दिया गया है, ये एक दूसरी बात है। चीजें जो हैं जरूरी नहीं है कि वे साबित की गई हों, वे हैं लेकिन वे साबित नहीं हुई। जैसे संविदा जो शून्य करनी है, उसे शून्य करने का काम न्यायालय थोड़ी करता है, जबकि आपकी बेसिक मान्यता ऐसे रहती है कि संविदा जो कि शून्य करनी है वो शून्य उस दिन होगी जिस दिन न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। ये आपकी बेसिक मान्यता है। और चूंकि आपकी ये बेसिक मान्यता लिखे हुए के बिल्कुल विपरीत, और मजा यही है कि आप रोज एक बात पढ़ते हैं और ठीक उसके विपरीत अपने मन में धारण किए रहते हैं। आप पढ़ क्या रहे हैं? सिद्धांत के तौर पर आप पढ़ रहे हैं कि वो संविदा जो कि शून्य करनी है वो एक पक्ष की इच्छा पर शून्य घोषित कराई जा सकती है, ठीक है ना। एक पक्ष की इच्छा पर वो शून्य घोषित हो सकती है, यानी एक पक्ष को यह हक होता है कि वो उसे शून्य कर दे, न्यायालय को नहीं। न्यायालय तो संविदा में पक्षकारी नहीं है। संविदा जो शून्य करनी है वो किनके बीच है? वो तो पक्षकारों के बीच है। और जो पक्षकारों के बीच है तो न्यायालय का उससे ताल्लुक क्या है? उसे शून्य करने का काम ये कौन करेगा? पक्षकार। क्योंकि शून्य करने की संविदा की डेफिनेशन यही है कि वो संविदा जो एक की इच्छा पर शून्य की जा सकती है वो संविदा शून्य करनी कहलाती है। तो एक की इच्छा पर, एक की इच्छा पर मीनिंग देर भाई एक पक्षकार की इच्छा पर, इसका न्यायालय से क्या लेना देना? उसने वो शून्य कर दी। अब ये अलग बात है कि उसके शून्य करने के बाद भी दूसरा पक्षकार उस संविदा के शून्य हो जाने पर जो जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, इसलिए न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ गई। ये एक अलग बात है। न्यायालय का हस्तक्षेप क्यों? न्यायालय का हस्तक्षेप इसलिए क्योंकि कानून ये कहता है कि संविदा जिन परिस्थितियों में हुई थी उन परिस्थितियों में वो एक पक्षकार की इच्छा पर शून्य करनी थी, और उस पक्षकार ने अपने उस कानूनी हक का इस्तेमाल किया और उसने उस संविदा को शून्य कर दिया। और फिर कानून यह कहता है
कि उस संविदा के उस पक्षकार द्वारा शून्य कर दिए जाने की दशा में उस संविदा के दूसरे पक्षकार को अमुक अमुक काम करने चाहिए थे या अमुक अमुक कामों से विरत रहना चाहिए था, ये कानून कहता है। और वो पक्षकार कानून के मुताबिक अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों या दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसलिए न्यायालयीन हस्तक्षेप की जरूरत है। और तब आप न्यायालय में मुकदमा दाखिल करते हैं, और जब आप दाखिल करेंगे न्यायालय में मुकदमा, तो न्यायालय आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सबूत का भार आप पर होगा, साबित करने का भार आप पर होगा। आप कहते हैं कि संविदा जिन परिस्थितियों में की गई थी उन परिस्थितियों में संविदा मेरी इच्छा पर शून्य करणीय थी, ये आप कहते हैं, और हमने अपने उस कानूनी हक का इस्तेमाल किया, ये भी आप कहते हैं। और आप ये कहते हैं कि हमने उसे शून्य कर दिया, इसलिए इन्हें ये करना चाहिए। तो साबित करने का भार आप पर है, सबूत का भार आप पर है। आप ये साबित करो कि संविदा उन परिस्थितियों में की गई थी जिनमें वो शून्य करणीय हो जाती है। कि कौन साबित करेगा? आप करेंगे। और जब आप ये साबित कर देंगे तब अगली बात आप साबित करेंगे कि हमने उस विकल्प का इस्तेमाल किया और शून्य कर दिया। ये सारी बातें कौन साबित करेगा? आप। जब आप इतना साबित कर देंगे, अब सबूत का भार उस पर गया। अब वो ये साबित करे कि इस संविदा के शून्य हो जाने की दशा में वो जिन कर्तव्यों या दायित्वों के अधीन था वो उनका निर्वहन आखिर क्यों नहीं कर रहा। और अगर वो कोई जस्टिफिकेशन न दे पाया तो न्यायालय आपके पक्ष में डिग्री ये कर देगा, क्यों? संविदा पर सीपीसी एप्लीकेबल होगी। तो न्यायालय ने शून्य नहीं किया। संविदा किसने शून्य की? पक्षकार ने। न्यायालय ने सिर्फ इस तथ्य की जांच की कि क्या संविदा शून्य करनी थी, क्या उसको सम्यक तरीके से शून्य किया गया, और जिसने शून्य किया क्या उसे वो हक था, और क्या यह ठीक है कि दूसरे पक्षकार के पास संविदा जन्य अधिकारों और दायित्वों के बारे में कोई जस्टिफिकेशन न होते हुए उसने उसका पालन, ठीक है, अपने संविदा जन्य दायित्वों और अधिकारों के निर्वहन से इनकार किया। ये सारी बातें न्यायालयीन जांच का विषय है। न्यायालय ने संविदा को शून्य नहीं किया, वो तो आप ही ने किया। और अगर आप ये संविदा जन्य अधिकारों का उपयोग करते हैं और दूसरा पक्षकार आपके इस अधिकार के उपभोग को मान्यता दे देता है, यानी संविदा के मुताबिक उसे जो करना चाहिए था शून्य होने की दशा में कर देता, तो आपके पास न्यायालय जाने के लिए कोई आवश्यकता ये थी ही नहीं। न्यायालय जाने की जरूरत तो इसलिए पड़ गई क्योंकि उसने, ठीक है, संविदा के शून्य होने के बाद जो उसे करना चाहिए था उसे करने से इनकार कर दिया। इसलिए किसी ठीक वकील की आप ड्राफ्टिंग देखेंगे प्लेंट की, वादपत्र की, तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि इन्होंने ऐसा ऐसा करने से इनकार कर दिया है, इसलिए प्रार्थी के पास या वादी के पास न्यायालय की शरण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। ये लाइन लिखी होती है। न्यायालय लास्ट ऑप्शन है, अंतिम विकल्प है, लेकिन कानूनी हक आपको है। संविदा शून्य हो गई ये आपको पता लगेगा और आप शून्य करेंगे। ऐसे यहां है बंद पत्र जो इस संहिता के अधीन दिया गया। बंद पत्र जिस बात के लिए दिया गया था वो काम किया ही नहीं गया, ठीक है, किसी वस्तु को उपस्थित करने के लिए
यह स्वयं अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बंधपत्र इस संहिता के अधीन चलने वाली किसी कार्यवाही के अंतर्गत दिया गया था, और आपने वो काम ही नहीं किया। आपने, यानी आप स्वयं हो सकते हैं, आपका कोई प्रतिभू ये हो सकता है, तो बंधपत्र समप्रत हो चुका है, ठीक है, लेकिन समप्रत हुआ है इसकी जानकारी अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आई है, क्योंकि समप्रत तो हो गया, आपने वो कार्यवाही की नहीं। अब न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत हुई और आपके काम न करने से जिसके लिए आपने बंधपत्र दिया था, जिसको नुकसान हुआ, उसने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा कि बंधपत्र समप्रत हो चुका है, जो इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही को करने के लिए दिया गया था। किसी कार्यवाही नहीं, दो कार्यवाहियां यहां लिखी हैं, अपनी उपस्थिति या किसी वस्तु को पेश करने के लिए, वो समप्रत हो चुका है। न्यायालय को दिखाया गया कि देखिए आए ही नहीं है, ठीक है, अमुक अमुक दिनांकों पर इनकी उपस्थिति अपेक्षित थी, या अमुक अमुक दिनांकों पर इनके द्वारा अमुक वस्तु को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, और इन्होंने किया ही नहीं। अब बंधपत्र समप्रत हो चुका है। लेकिन आपको मालूम है कि नेचुरल जस्टिस ये प्रक्रिया का भाग होता है, और जहां भी स्वयं विधायिका प्रक्रिया बना देगी, वहां आवश्यक रूप से नेचुरल जस्टिस उसमें शामिल माना जाएगा। जब तक कि विधायिका अभिव्यक्त तौर पर नेचुरल जस्टिस के नियमों को एक्सक्लूड न करे, या तो एक्सक्लूड करे अभिव्यक्त रूप से, तब तो बात अलग है। अदरवाइज अभिव्यक्त रूप से शामिल न भी करे तो भी शामिल माना जाएगा। और नेचुरल जस्टिस के तीन ही नियम: अथॉरिटी मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस, देयर शुड बी ए अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, और तीसरा रीजन डिसीजन। ये तीन ही उसके सिद्धांत। यहां अभिव्यक्त रूप से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल शामिल किए गए हैं। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 491 जो पुरानी सीआरपीसी में 446 है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है वहां न्यायालय का और खा के बाद, ठीक है, 491 सबसेक्शन 1 वो दो पार्ट में विभाजित है, का और खा, और उसके बाद का और खा के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा? वहां न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा। ठीक है, लिखते हैं वो, कभी आप पढ़ेंगे 446 की कार्रवाई की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है। ठीक है, सुना, पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि इस दिनांक को इनके द्वारा अमुक बंधपत्र इस उद्देश्य के लिए, ठीक है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक इन्होंने ये काम नहीं किया है। तो क्यों? क्योंकि यहां लिखा है वहां न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द ग्राउंड्स ऑफ दैट प्रूफ। ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या करेगा? और ऐसे बंधपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी शास्ति दे या कारण दर्शित करे कि वह क्यों नहीं दी जानी चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन है। कि हम आपसे कहेंगे कि बंधपत्र में जो रकम लिखी है या तो वो दे दो, और अगर आप ये कहते हो कि हमें वो नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए, ये कारण बताइए। यानी सुनवाई का अवसर यह आपको दिया जा रहा है। तो इन शब्दों के साथ नेचुरल जस्टिस यहां इस सेक्शन में आ गया। आपके प्री जब कभी कठिन एग्जाम लिए जाते हैं तो सीआरपीसी के विभिन्न सेक्शंस दे रखे होंगे, और आपसे पूछा जाएगा इन सेक्शनों में से किसमें नेचुरल जस्टिस, ठीक है, शामिल है।
तो सीआरपीसी के किसी एक सेक्शन में नेचुरल जस्टिस नहीं है, सीआरपीसी के अनेकों सेक्शंस में नेचुरल जस्टिस है। जहां जहां ये लिखा है कि कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, इसका मतलब रीजन डिसीजन होगा ना, और रीजन डिसीजन किसका, नेचुरल जस्टिस का भाग है। जहां जहां ये लिखा है कि अमुक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जहां जहां ये लिखा है कि कारण दर्शित करने के उपरांत, सब जगह नेचुरल जस्टिस इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इसीलिए न्यायालयों में जहां सुनवाई के लिए प्रक्रिया ये बना दी गई, वहां नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होगा। ये यूं कहें कि नेचुरल जस्टिस तो फॉलो हो ही रहा, जैसे ही प्रक्रिया फॉलो होना शुरू हुई वैसे नेचुरल जस्टिस ऑटोमेटिकली फॉलो होना शुरू हो गया। ठीक है, इसलिए नेचुरल जस्टिस की बात दंड न्यायालयों के समक्ष नहीं चलती। और बड़ा इंप्रेसिंग लगता है जब कई बार वकील लोग आकर, ठीक है, क्या दंड न्यायालय में, यानी सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट, वो दंड न्यायालय है। दंड न्यायालय कौन से हैं, जो सेक्शन 6 में है, ठीक है, उनके समक्ष आकर जब ये कहते हैं नेचुरल जस्टिस ऐसा कहता, तो घड़ों पानी पड़ जाता है उन लोगों पर जो ये नियम जानते हैं कि नेचुरल जस्टिस के नियम दंड न्यायालयों में नहीं चलते। दंड न्यायालय सीआरपीसी के मुताबिक चलेगा, वहां नेचुरल जस्टिस नहीं चलता। और इसलिए नेचुरल जस्टिस नहीं चलता कि सीआरपीसी उसमें बेहतर क्वालिटी की है। ये यूं कहें, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं वो सीआरपीसी के सेक्शंस में ऑलरेडी हैं। नेचुरल जस्टिस सिर्फ इतना कहता है कि सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के अवसर में इतना भी शामिल है, हमने अभियुक्त को बुलाया, पूछ लिया, हाँ भाई क्या हुआ था, ये भी सुनवाई है। अगर यहां ये ना लिखा हो तो न्यायालय कह सकता है कि सुनवाई का अवसर हमने दिया था, लेकिन यहां सुनवाई का अवसर आप देंगे, ये तो नेचुरल जस्टिस से लिया, लेकिन ये बता दिया कि सुनवाई का अवसर किस तरह देंगे। पुरानी सीआरपीसी में 301, 303 अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का हक होगा। यह सर्वोच्च गुणवत्ता का, ठीक है, नेचुरल जस्टिस द्वारा प्रदत्त जो सुविधा है वो सर्वोच्च गुणवत्ता की आपको दी गई कि अपनी पसंद के वकील से आपको प्रतिरक्षा कराने का हक होगा। ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस के तर्क दंड न्यायालयों के समक्ष नहीं चलते। क्यों? ऑलरेडी सीआरपीसी में नेचुरल जस्टिस बहुत ही शानदार तरीके से अधिनियमित किया गया, और वो यहां दिखता है कि आपको कारण दर्शित करना पड़ेगा कि आपसे वो शास्ति क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए जो कि बंधपत्र में उल्लिखित और जिसका समर्पण होना साबित कर दिया गया है न्यायालय के समक्ष। ठीक है ना, क्योंकि समर्पण तो पत्रावली पर हुआ है, उसे साबित किया गया न्यायालय के समक्ष, तब सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा और बंधपत्र से आबद्ध व्यक्ति को, ठीक है, एक अवसर देगा कि या तो आप रकम दे दीजिए, यानी शास्ति दे दीजिए, और या कारण दर्शित करिए कि आप पे वो रकम क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए। आगे कहता है, न्यायालय स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कह रहा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए बंधपत्र की किसी शर्त का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत ऐसे न्यायालय के समक्ष जिसको तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया यथा स्थिति हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए शर्त भी है। क्योंकि ये हमने आपसे कहा न लिखा हो तो भी काम चलेगा, और स्पष्टीकरण का मतलब स्पष्टीकरण नहीं होता। स्पष्टीकरण किसका? धारा का। तो स्पष्टीकरण में जो लिखा है वो आपको धारा में दिखना चाहिए, अगर स्पष्टीकरण में जो लिखा है वो आपको धारा में नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आपका देखने का ढंग दूषित है, क्योंकि जो स्पष्टीकरण है वो तो धारा में दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक से देख नहीं रहे।
आपने जो बंधपत्र इस संहिता के अधीन दिया था वो किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए या उसके समक्ष कोई वस्तु प्रस्तुत करने के लिए। तो आपका तर्क यह हो सकता है कि हमने जिस न्यायालय के समक्ष बंधपत्र दिया था वो न्यायालय ये नहीं है जिसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए, उसके समक्ष तो उपस्थित होते ही रहे। और आपका यह तर्क इसलिए है क्योंकि वो मामला उस न्यायालय से सुनवाई हेतु किसी और न्यायालय के समक्ष जा चुका है। मानिए वो जो बंधपत्र आपने दिया था मजिस्ट्रेट कोर्ट को दिया था और जिस मामले में दिया था वो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, तो मामला तो सत्र न्यायालय में पहुंच जाएगा। जिस न्यायालय में आपने दिया उस न्यायालय में मुकदमों की संख्या ज्यादा हो गई तो अंतरण कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया किसी अन्य न्यायालय में, वो विचारित होने लगा। तो न्यायालय का मतलब तो वो न्यायालय है जिसमें सुनवाई चल रही है, तो आपको वहां उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन आपके तर्क के लिए जगह हो सकती है, यद्यपि आपका तर्क कैसा होगा? थोथा तर्क किसे कहते हैं? थोथा तर्क उसे कहते हैं जिसके पीछे कोई अनुभव या कोई तार्किक बात ये होती ही नहीं, ये तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी आप ये बेकार की बात न कर सको, क्योंकि अगर आप ये कर पाए बेकार की बात तो सुप्रीम कोर्ट तक यही पहले तय होता रहेगा, मूल मुकदमा डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। इसलिए स्पष्टीकरण के माध्यम से आपके इस थोथे तर्क को यहीं पर खत्म कर दिया गया कि अगर बंधपत्र आप किसी भी न्यायालय को दिया है तो वो कार्यवाही किसी अन्य न्यायालय को भी अगर ट्रांसफर हो जाए तो माना यह जाएगा आपने उस न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित होने के लिए या वस्तु को पेश करने के लिए बंधपत्र दिया है, ये मान लिया जाएगा। यह स्पष्टीकरण सिर्फ आपकी जो चालाकी है उसको काउंटर करने के लिए लिखा गया है। इसके बाद कहता है यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता और शास्ति भी नहीं दी जाती है, यानी पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया, या तो कारण ही दर्शित नहीं किया आपने या तो आप उपस्थिति नहीं हुए, तो हम वारंट 82-83 ये सब जारी करके आपको पकड़वा ही लेंगे। आप उपस्थित तो हुए लेकिन आपने कोई कारण ही दर्शित नहीं किया, या जो कारण दर्शित किया वो कारण पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता और शास्ति नहीं दी जाती, अब आपकी समझ में यह आना मुश्किल होगा कि पर्याप्त कारण हो क्या सकता है। भाई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता तो पर्याप्त कारण क्या हो सकता है? पर्याप्त कारण यह हो सकता है कि इस अभियुक्त को तमिलनाडु की जेल में बंद कर दिया गया था और तब सूचना ही नहीं मिल पाई है कि तमिलनाडु जेल में बंद है, और चूंकि वहां बंद थे इसलिए यहां आ नहीं पाए। ठीक है, और हम इनके प्रतिभूत हैं। ठीक है, या अगर हम ही ने स्वयं अपना व्यक्तिगत बंधपत्र दे रखा है और हम ये कह रहे हैं साहब हम तो तमिलनाडु जेल में बंद हो गए थे, ये तमिलनाडु में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, या हमारी याददाश्त चली गई थी, हमें तो पता ही नहीं था, अभी अभी वापस आई, तो सब हम आ गए। तो पर्याप्त कारण दर्शित किया जा रहा है, ठीक है ना। या इसके घर में ये ऐसी दशा बन गई जो उत्पन्न होने पर इसका कोई वश नहीं था, यानी कुछ ऐसा हुआ जिसका न होना ये नहीं सुनिश्चित कर सकता था, यह रोक नहीं सकता था उस घटना को घटित होने से जो घटित हुई, और उसकी वजह से यह आ ही नहीं पाया। हम इसके प्रतिभूत हैं, यह इसका व्यक्तिगत बंधपत्र है, तो फिर पर्याप्त कारण है। ठीक है, यद्यपि बंधपत्र समर्पित हो चुका है लेकिन कारण पर्याप्त है, तो फिर शास्ति नहीं वसूली जानी चाहिए। लेकिन जो कारण आपने बताया वो पर्याप्त ही नहीं है। ठीक है, और या पर्याप्त कारण नहीं दर्शित किया जाता और शास्ति भी नहीं दी जाती, तो न्यायालय उसकी वसूली के लिए अग्रसर हो सकेगा। कैसे? मानो वह शास्ति इस संहिता के अधीन उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।
तो फिर ऐसे वसूला जाएगा। और जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया पीछे हम लोग पढ़कर आए हैं, जो पुरानी सीआरपीसी में धारा 421 में दी गई थी, और जो पीछे हम लोग, ठीक है, जो चैप्टर था दंडादेशों के निष्पादन वाला, ठीक है, उसमें पढ़कर आए हैं कि जुर्मानों की वसूली कैसे की जाएगी। ठीक है, और उसमें आपसे यह भी कहा गया था कि आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को जिला में जो कलेक्टर होंगे वो ऐसे बेचकर वसूली कर सकेंगे मानो वो भू राजस्व की बकाया हो। ठीक है, तो जुर्मानों की वसूली के लिए जो तरीका निर्धारित, वो तरीका इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है, तो कहता है मानव संहिता शास्त्रीय संहिता के अधीन उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो, परंतु जहां ऐसी शास्ति नहीं दी जाती और वह पूर्वोक्त रूप में वसूल नहीं की जा सकती है, वहां प्रतिभू के रूप में इस प्रकार आबद्ध व्यक्ति उस न्यायालय के आदेश से जो शास्त्र की वसूली का आदेश करता है सिविल कारावास में, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा। ये पहले 1 मास था, अब 6 मास कर दिया है। ठीक है ना। उन्होंने कहा जुर्माने के तौर पर वसूलने योग्य होगी, और आपको मालूम है जुर्माने के तौर पर वसूलने योग्य, ठीक है, क्या है कि आपसे संपत्ति आदि को बेचकर भी वसूला जा सकता है। तो यहां भी क्या है कि आपकी संपत्ति को वसूल कर, वो आपकी संपत्ति को बेचकर ये धनराशि वसूली जा सकती है। लेकिन अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि तुम तो किसी संपत्ति के मालिक ही नहीं हो, कोई संपत्ति नहीं, कैसे वसूल लें, तो यदि उपरोक्त प्रकार से वसूली नहीं जा सकती तो 6 मास सिविल जेल। और सिविल जेल की अपनी विशेषता है, वो विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, धारा 58 आएगी सीपीसी में। ठीक है, सिविल न्यायालय की शक्तियां डिग्री के निष्पादन में। ठीक है, और दूसरा आदेश 38 आएगा, वो बताएगा निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी है, और निर्णय के पश्चात डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तारी, यह आदेश 21 में दे रहेगा। तो वहां एक विशेष बात आप देखेंगे धारा 58 में कि जैसे ही जो कुछ अपेक्षित है वो आप करते हैं, वैसे ही सिविल जेल से आपकी मुक्ति हो जाती है। तो यहां 6 महीने के लिए आप सिविल जेल में भेजे जाएंगे, क्योंकि प्यूनिटिव जेल में आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आपके कामों से जब लोक शांति के भंग होने आदि का खतरा हो तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में जाते हैं। तो उन दोनों ही डिटेंशन में नहीं, लेकिन सिविल जेल में आप भेजे जाएंगे। ठीक है, और सिविल जेल की विशेषता ये होगी जिस क्षण आप वो शास्ति दे देंगे उसी क्षण बाहर। ठीक है, और आपने नहीं दी तो आप 6 महीने तक जेल में रहेंगे। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के कारण से अब आपसे शास्ति नहीं वसूली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं आगे। ठीक है, जब होगा तो वसूली भी जा सकती है। ठीक है, तो कहता है परंतु जहां ऐसी शास्ति नहीं दी जाती है और वह पूर्वोक्त रूप में वसूल नहीं की जा सकती, वहां प्रतिभू के रूप में इस प्रकार आबद्ध व्यक्ति उस न्यायालय के आदेश से जो शास्ति की वसूली का आदेश करता है सिविल कारागार में कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा। अच्छा, फिर सबसेक्शन 3 कह रहा है न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उल्लिखित शास्त्र के किसी प्रभाग का परिहार और केवल भाग के संदाय का प्रवर्तन कर सकता है। यानी कानून का प्रशासन यह हमेशा संवेदनशीलता के साथ होता है। देखने में यह लग रहा है कि जो प्रतिभू है उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे शास्ति अगर उससे वसूल ली जाए तो वो जिंदा भी रह पाएगा, मतलब उसके पास कुल मिला के संपत्ति बहुत कम है, और जिसकी उसने जमानत ली थी
वो या तो पकड़ लिया गया या प्रतिभू ने स्वयं लाकर ये स्वयं पकड़कर दे दिया। ठीक है, आप प्रतिभू के दायित्व से तब भी उन्मोचित नहीं होते जबकि बंद पत्र के समर्पण के उपरांत न्यायालय ने जब आपको कानून दर्शित करने के लिए नोटिस किया तो आप जाकर के अभियुक्त को पकड़ लाए यानी ऐसी व्यवस्था आपने सुनिश्चित की कि अभियुक्त न्यायालय में आ गया, या वो व्यक्ति या वो काम जिसके लिए आपने बंद पत्र दिया था वो सारे काम आपने कर दिए, तो भी बंद पत्र तो समर्पित हो चुका था, बंद पत्र समर्पित हो चुका था, इसलिए आपसे शास्ति तब भी वसूली जा सकती है। लेकिन ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है, आपको हमें दंड नहीं देना है, आपसे काम कराना है, काम चूंकि हो गया। ठीक है, तो एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है आपके पक्ष में, एक प्रशमनकारी परिस्थिति आपके पक्ष में है। अब यह है कि आपने बेवकूफी का काम तो किया ही था, तो सिंबॉलिक दंड कुछ आपको मिल जाना चाहिए। तो अगर आपने 50,000 की जमानत ली थी तो हम कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात कि क्या वजह है, मनमानी नहीं, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात हम ये निर्देश दे सकते हैं कि 50,000 के बजाय 10,000 रुपए भी जमा करें। और ये लगता है कि टोटल क्षमा कर देना उचित होगा, तो टोटल क्षमा भी किया जा सकता है, बट आफ्टर मेंशनिंग द रीजंस व्हाई यू आर गोइंग टू। ठीक है, आप उसे क्षमा क्यों करने जा रहे हैं, ये सारी बात मेंशन करने के उपरांत आप भाग की वसूली और ये भी कर सकते हैं और उसे क्षमा भी कर सकते हैं। आगे कहता है, जहां बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंद पत्र का समर्पण होने के पूर्व मर जाता है वहां उसकी संपदा बंद पत्र के बारे में सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। ये विशेष सेक्शन है जो हमें याद रहता है, जो मेरे लिए विशेष है। मेरे लिए विशेष इसलिए कि जब हम कचहरी गए थे तो पहला मामला हमें यही मिला था, और ये हम आपको इसलिए बता रहे कि कानून आपको कितने रिकॉग्निशन देता है। पहला मामला ही यही था, और एक श्योरिटी पकड़ कर आए थे, ठीक है, और उनके पास पैसे भी नहीं थे, जेल जाने की उनकी पूरी तैयारी थी, क्योंकि कोर्ट कह रहा था हम सिविल जेल में भेजेंगे, आप या तो पैसे दो, ठीक है, या फिर आप जो है वो करो। अच्छा, वो ओरिजिनल जमानती नहीं थे, ठीक है, जो पकड़कर मिस्टर आए थे वो ओरिजिनल जमानती नहीं थे, मतलब जिसने प्रतिभूति ली थी वो नहीं थे, वो उनके बेटे थे, ठीक है, यानी प्रतिभू के वो बेटे थे। उन्हें पकड़कर इसलिए लाया गया था क्योंकि प्रतिभू की सारी संपत्ति उन पर आई थी। प्रतिभू की जो संपत्ति है प्रतिभू के मरने के बाद किसके पास जाएगी? उनके विधिक उत्तराधिकारियों के पास। विधिक उत्तराधिकारी ये हैं, इनके पास आ गए। तो कोर्ट का कहना था कि आप देंगे, ठीक है, जो शास्ति है वो किस पर? प्रतिभू की संपत्ति पर भार है, ठीक है ना, प्रतिभू की संपत्ति पर भार है। क्यों? जो आप बेल बॉन्ड पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है कि यदि ये भाग गए, ठीक है, ये उपस्थित नहीं हुए, तो इतनी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में हम देंगे, और राज्य सरकार को यह भी अधिकार होगा कि वो मेरी संपत्ति से ये शास्ति वसूल ले, ठीक है। तो वो प्रतिभू की संपत्ति पर भार हो गया, जिसे टीपीए की भाषा में क्या कहेंगे, जो ब्रॉड शब्द इसके लिए उपयोग होता है, विल्लंघम। हमने आपको बताया था कि विल्लंघम एक बड़ा शब्द है, और विल्लंघम शब्द के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के आभार, प्रत्येक प्रकार के चार्ज जो किसी संपत्ति पर होते हैं, सारे के सारे शामिल माने जाते हैं। तो ये एक प्रकार का विल्लंघम है। संपत्ति विल्लंघमों के अधीन किसे आई है? विधिक उत्तराधिकारी को। किसके? प्रतिभू के। तो आपको वो संपत्ति देनी पड़ेगी, यानी वो शास्ति देनी पड़ेगी। अब पकड़ कर आ गए, उनके पास कुछ भी नहीं, ठीक है। हम नए नए कचहरी में आए थे और ये लाइन हमने पढ़ रखी थी
तो ऐसे ही पत्रावली उठाई, देखना शुरू किया और बस इतना मिल गया कि बंद पत्र जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन प्रतिभू की मृत्यु हो चुकी थी। बस यही प्रार्थना पत्र हमने दिया 446 सबसेक्शन डालकर। यहां क्या लिखा, यहां लिखा न्यायालय ऐसा करने के ये जहां बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंद पत्र का समर्पण होने के पूर्व मर जाता है, वहां उसकी संपदा बंद पत्र के बारे में सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। हमारा कहना था कि ये इनका डेथ सर्टिफिकेट है जो आपकी एजेंसी पुलिस के द्वारा लाकर दाखिल किया गया है और इसके मुताबिक अमुक दिनांक को प्रतिभू की मृत्यु हो गई और बंद पत्र का समर्पण हो गया। इस तथ्य का उल्लेख आपने इस दिनांक को किया। मृत्यु का दिनांक समर्पण के दिनांक से ठीक है पहले है, इसलिए जब मृत्यु का दिनांक समर्पण के दिनांक से पूर्व है तो ये आपकी एजेंसी का दायित्व था कि नए प्रतिभू की मांग होनी चाहिए थी। ठीक है ना, पीछे लिख के आया है तो आपको नए प्रतिभू की मांग करनी चाहिए थी। आप ये प्रतिभू तो ऑटोमेटिकली उन्मोचित हो गया, ये तो मर गया। आपने अपना काम ठीक से नहीं किया तो ये मेरा क्लाइंट पैसे क्यों देगा? और ये लिखा हुआ है कि प्रतिभू की जायदाद सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। इसलिए जब जायदाद सारे दायित्व से उन्मोचित हो गई और इसके पास अपने पिता की जायदाद आई है, जो जायदाद आई वो सारे दायित्वों से मुक्त स्वरूप में इसके पास आई, उस पर कोई दायित्व था ही नहीं, तो था ही नहीं तो आप वसूल कैसे लेंगे? ठीक है, लेकिन ये आपको तभी पता लगेगा जब आपने कानून की एक एक लाइन पढ़ रखी है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, और इसी में आपकी रिकॉग्निशन ये बनती है। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर रिकॉग्निशन आपकी बननी शुरू होती। वो व्यक्ति 4 और आदमियों को बताएगा कि भाई नहीं, उन्हें ठीक कानून की जानकारी है। तो इस ढंग से आप अगर कानून की जानकारी हासिल करते हैं तो हर प्रकार से आप लाभ में। एक एक बात जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये सेक्शन हमें इसीलिए बहुत विशेष तरीके से याद रहता है क्योंकि पहली बार इसी ने हमें कचहरी में रिकॉग्निशन दिलाई। ठीक है, तो कहता है कि जहां बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंद पत्र का समर्पण होने के पूर्व मर जाता है, वहां उसकी संपदा बंद पत्र के बारे में सारे दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। आगे कहता है जहां कोई व्यक्ति जिसने धारा 125 या धारा 136 या धारा 401 के अधीन प्रतिभूति दी है किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी, ये पुरानी 107, ठीक है, 107 116 में जो 116(3) थी वो होगी। ठीक है, वही होगी। ठीक है, उसके अधीन कहता है कि जहां कोई व्यक्ति जिसने धारा 125 से धारा 136 से धारा 401 के अधीन प्रतिभूति दी है किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है जिसे करना उसके बंद पत्र की या उसके बंद पत्र के बदले में या धारा 494 के अधीन निष्पादित बंद पत्र की शर्तों का भंग होता है, वहां उस न्यायालय के निर्णय की जिसके द्वारा वह ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया प्रमाणित प्रतिलिपि उसके प्रतिभू या प्रतिभुओं के विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। और यदि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रकार उपयोग में लाई जाती है तो जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता न्यायालय अवधारणा करेगा कि ऐसा अपराध उसके द्वारा किया गया था। यानी 125 में आप क्या परिशांति बनाए रखने के लिए आपने बंद पत्र ये दिया है। ठीक है, 494 में क्या है, अवयस्क। ठीक है, अवयस्क, इसके लिए आप प्रतिभू हुए। ठीक है, क्योंकि अवयस्क कभी भी अपने आप अपना बंद पत्र नहीं देगा। ठीक है, आप 494 देख लें, कहते बालक से अपेक्षित बंद पत्र, ये खूब पूछा जाता है। ठीक है, यदि बंद पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति बालक है
तो वह न्यायालय अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंधपत्र स्वीकार करेगा। पर्सनल बॉन्ड ये बच्चे से नहीं मांगा जाएगा, उसके लिए केवल प्रतिभू ये बाध्य होंगे। पर्सनल बॉन्ड सबसे मांग सकते हैं, बालक से नहीं मांग सकते। और यही पूछा जाता है, खूब प्री में धड़ाधड़ पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर आप किसी बालक के लिए प्रतिभू हैं और उस बालक ने वो काम कर दिया जिस काम को न करने की गारंटी आपने न्यायालय को दी थी, आपने कहा था ये बालक ऐसी परिस्थितियों में रखा जाएगा, ये दोबारा अपराध नहीं करेगा, और उसने कर दिया, तो किया उसने, लेकिन आपसे अब शास्ति वसूली जाएगी। या परशांति आदि बनाए रखने के लिए आपने कोई प्रतिभूति यदि थी और उसके बाद आपने वो अपराध कर दिया जिस अपराध का किया जाना इस बंधपत्र का भंग माना जाएगा। अपराध कर दिया मीनिंग देयर बाय सिद्ध हो गया, क्योंकि कर दिया ये तभी माना जाएगा जबकि सिद्ध हो गया, तो अपराध का किया जाना साबित हो गया। तो जो न्यायालय का निर्णय है उसे आपके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जाएगा। कब? जबकि 446 की कार्यवाही आपके विरुद्ध शुरू होगी, इस आधार पर कि आपने जो बंधपत्र दिया था वो समप्रत हो चुका है, और इसलिए आपसे शास्ति वसूली जानी चाहिए। जब वो कार्यवाही चलेगी तो वो जो दोष सिद्धि का निर्णय है वो न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, और जब वो निर्णय प्रस्तुत होगा तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि आपने ऐसा अपराध किया है। जब तक कि यह साबित न किया जाए कि आपने ऐसा नहीं किया, जब तक यह साबित न किया जाए, मतलब आप अपीलेट कोर्ट का निर्णय लाके रख दिए, तो अपीलेट कोर्ट ने हमें छोड़ दिया तो ठीक है, उदाहरणा खंडित हो गई। जब तक ऐसा साबित न किया जाए कि आपने ऐसा अपराध नहीं किया, तब तक उस निर्णय के मुताबिक यह माना जाएगा कि आपने ऐसा अपराध किया है, या आपने यह साबित कर दिया कि सब जिस न्यायालय ने हमारा विचारण किया उसे विचारण का क्षेत्राधिकार था ही नहीं, तो बात अलग हो गई। अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने बंधपत्र भंग किया है, और जो भंग किया तो शास्ति आप देंगे। ठीक है, ये आपका 491 है, जो पहले 446, अब 446A जो पहले था वो अब 492। ये क्या कहता है? कहता है धारा 491 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र या जमानत पत्र किसी मामले में किसी व्यक्ति के हाजिर होने के लिए है और उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसका समर्पण हो जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र तथा उस मामले में उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंधपत्र भी यदि कोई हो रद्द हो जाएंगे। आप इसीलिए कचहरी में देखते हैं, जैसे ही वारंट जारी हुआ और व्यक्ति पकड़ कर आया, अगर पकड़ कर आ गया, ठीक है, क्योंकि बंधपत्र ठीक है हो या वारंट हो, ठीक है, ये क्या होंगे? आपके कामों से ही समाप्त मान लिए जाएंगे। बंधपत्र आपने दिया, वो काम किया ही नहीं, बंधपत्र खत्म। ठीक है, बंधपत्र समप्रत हो चुका है क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं। और जहां तक वारंट का सवाल है, तो वारंट के बारे में हम लोगों ने पुरानी सीआरपीसी धारा 70 थी, वो कहती थी वारंट कब तक प्रभावी है? या तो न्यायालय उसे स्वयं खत्म कर दे, यानी न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक प्रभावी है। न्यायालय अग्रिम आदेश दे दे कि बंधपत्र बांड वारंट निरस्त किया जाता है, तो बात खत्म हो गई। अगर न्यायालय ऐसा कोई आदेश नहीं करता लेकिन वारंट निष्पादित हो जाता है, निष्पादित हो जाता मीनिंग देयर बाय वारंट के अधीन जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित थी वो गिरफ्तारी हो गई, अब वारंट बचा ही नहीं, अब वारंट है ही नहीं। इसलिए वारंट के अधीन जब कोई पकड़ कर आ जाता है तो वहां क्या कहा जाता है?
वहां कहा जाता है कि वारंट कैंसिलेशन क्यों दे रहे हो, अब बेल एप्लीकेशन दो। ठीक है, क्योंकि अब वारंट कैंसिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वारंट तो निष्पादित हो गया। जैसे निष्पादित हुआ गिरफ्तारी में आ गया व्यक्ति, अब तो बेल हो सकती है। अब कैंसिलेशन ऑफ वारंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो कैंसिल कैसे हो जाएगी। ठीक है, और आप पूर्व में जमानत पर थे। ठीक है, सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर उपस्थित नहीं हुए, आपके विरुद्ध वारंट जारी हो गया, वारंट के अधीन आप पकड़ कर आ गए। अब वारंट बचा ही नहीं, जैसे ही आप पकड़े गए। अब जो आएगी वो क्या होगा, जमानत। ठीक है ना, अब चूंकि आप पहले जमानत पर थे, आप तो पहले जमानत पर थे। ठीक है, वो जमानतियों के बंद पत्र अभी पत्रावली पर मौजूद है, समप्रत नहीं हुए, क्योंकि या तो समप्रत हो गए होते हैं, समप्रत अभी नहीं हुए। ठीक है, या समप्रत हो गए, जैसी भी दशा हो। अगर समप्रत हो गए तो अगर आपको दोबारा बेल दी गई, ठीक है, तो आपसे दूसरे बंद पत्र मांगे जाएं, ये बात समझ में आती है, क्योंकि पिछले समप्रत हो गए, और जो वहां जमानती थे उनसे धारा 446 के अंतर्गत सारी शास्ति वसूली जाएगी, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि हमने अभियुक्त को पकड़वा लिया। भाई पकड़वा लिया तो हमारी ताकत थी, आपने तो उपस्थित नहीं किया, इसीलिए यहां लिखा है कि धारा 446 के उपबंधों पर कोई प्रभाव डाले बिना, इसीलिए लिखा है। ठीक है ना, कहता है धारा 491, 446 हमारे मुंह से निकलती क्योंकि वो पहले की है। कहता धारा 491 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये लिखा ही इसीलिए, क्योंकि बंधपत्र समप्रत भी हो सकता है, और समप्रत हो गया तो बात ही खत्म हो गई। अब तो आपसे नए बंधपत्र लिए ही जाएंगे, भले ही हम आपको दोबारा जमानत पर छोड़े दे रहे हैं, लेकिन पिछले वालों से हम अपनी शास्ति वसूलें या उन्हें क्षमा कर दें या शास्ति का प्रभाग वसूले। 491 सबसेक्शन 3 में वो भी हमें ताकत है कि हम प्रभाग वसूल लें, कुछ भी करें, लेकिन नए जमानती दिए जाएंगे, इतनी बात तय है, क्योंकि पिछले समप्रत हो चुके हैं। अब यह भी हो सकता है कि व्यक्ति पकड़ कर आ गया और पिछले जमानतियों द्वारा दिए गए बंधपत्र समप्रत नहीं हुए, यह भी तो हो सकता है। ठीक है, समप्रत नहीं हुए, ठीक है, या यूं कहें कि उनका समप्रत होना साबित नहीं किया गया और न्यायालय ने अपने, ठीक है, निष्कर्ष को अभिलिखित नहीं किया, जो धारा 491(1) या 446(1) में अभिलिखित करना जरूरी था। सिचुएशन ये भी हो सकती है, और अगर ये सिचुएशन है तो पिछले प्रतिभुओं के बंधपत्र मौजूद हैं और इस व्यक्ति को दोबारा बेल मिल गई। ठीक है, अब अगर ये कहे कि पिछले बंधपत्रों पर हमें छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 492 1A या पूर्व में 446A ये कह रही है, इसीलिए वहां कहा जाता है कचहरी में कि अब चूंकि अब तुम पकड़ के आ गए, इसलिए अब वारंट कैंसिलेशन नहीं, बेल एप्लीकेशन जाएगी, और बेल एप्लीकेशन जब स्वीकृत हो जाती है तो कहा जाता है अब नए जमानती देने पड़ेंगे। ठीक है, पिछले वाले बेकार हो गए, कैंसिल हो गए, ये कहा जाता है, तो नए जमानती देने पड़ेंगे। ये लिखा कहां है? कि 492 1A में लिखा है, क्योंकि यहां उसने कहा कि धारा 491 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस संहिता के अधीन कोई बंध पत्र या जमानत पत्र किसी मामले में किसी व्यक्ति के हाजिर होने के लिए और उसकी किसी शर्त के भंग के कारण उसका समर्पण हो जाता है, वहां समर्पण जब साबित किया जाएगा तब 446 की कार्यवाही शुरू होगी। समर्पण हो गया लेकिन साबित नहीं हुआ, ठीक है,
समर्पण हो गया और साबित भी हो गया तो लिखा है 491 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। आप हाजिर नहीं हुए, समर्पण तो हो गया, किंतु 446 की कार्यवाही या 491 कार्यवाही शुरू नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि साबित नहीं किया गया। तो आपके बंधपत्र प्रतिभूओं के मौजूद हैं, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन उनका समर्पण हो गया, ये एक सच्चाई है। यद्यपि उनका समर्पण होने का तथ्य न्यायालय द्वारा अभी अपने ध्यान में नहीं लिया गया और अग्रिम कार्यवाही नहीं शुरू की गई, लेकिन इससे उनके समर्पण का जो सत्य है ये बदलता नहीं है, ठीक है ना। कार्यवाही भले ही नहीं शुरू हुई, इसलिए लिखता है कि उनका समर्पण हो जाता है वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र तथा उस मामले में उसके प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंधपत्र यदि कोई हो रद्द हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और तत्पश्चात रद्द हो जाएंगे, यहीं पे नहीं रुका, और तत्पश्चात ऐसा कोई व्यक्ति उस मामले में केवल अपने ही बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा यदि यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय का जिसके समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र निष्पादित किया गया था यह समाधान हो जाता है कि बंधपत्र की शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए बंधपत्र से आबद्ध व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था, ठीक है। और यह भी लिख दिया कि नए प्रतिभू तो लिए ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन हर जगह क्या लिखा होता है कि प्रतिभुओं सहित बंधपत्र या प्रतिभुओं रहित बंधपत्र ये निष्पादित करने पर छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कभी शर्त का भंग हुआ है तो फिर आपको अपने बॉन्ड पर छोड़ा ही नहीं जाएगा, आपके प्रतिभुओं सहित बंधपत्र ही मांगा जाएगा। यह सामान्य नियम होगा, यह सामान्य नियम होगा। एक्सेप्शनली किसी मामले में न्यायालय या पुलिस अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आपके पास पर्याप्त कारण था, ठीक है ना, हाजिर न हो पाने के लिए, तो आपको आपके पर्सनल बॉन्ड पर ही छोड़ा जा सकता है, प्रतिभूओं की मांग नहीं की जाएगी। लेकिन सामान्य नियम यही रहेगा कि आपसे नए जमानतियों की मांग की जाएगी, ठीक है ना, सामान्य नियम यही होगा। आगे कहता है परंतु इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उसे उस मामले में उस दशा में छोड़ा जा सकता है जब वह ऐसी धनराशि के लिए कोई नया व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित कर दे और ऐसे एक या अधिक प्रतिभूओं से बंधपत्र निष्पादित करा दे जो यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे। तो ये तो बात आपको लगातार ये बता रहे कि पुराने पर नहीं छोड़ा जाएगा, नए पर छोड़ा जा सकता है, ये लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, कि नया अगर पुलिस अधिकारी या न्यायालय को दे दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति छोड़ा भी जा सकता है। तो हम बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, आगे कहता प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का समापन हो जाने की दशा में प्रक्रिया, ठीक है। आपने ये कहा कि हम 50,000 रुपया 1 लाख रुपया देंगे अगर ये सुनवाई के नियत दिनांकों पर उपस्थित नहीं हुए। उस जिस डेट पर आपने ऐसा कहा उस डेट पर आप अपने वचन का पालन करने में सक्षम थे, लेकिन कालांतर में आप दिवालिया हो गए। अब आप किसी का कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। और आपने ये जो न्यायालय को वचन दिया था ये केवल एक वचन है, न्यायालय का आप पर कुछ उधार है ऐसा कुछ भी नहीं। न्यायालय का कुछ उधार है तो तब माना जाएगा जब बंधपत्र समर्पित हो चुका हो, ठीक है। समर्पित नहीं हुआ, आप केवल दिवालिया हो गए, समर्पण हो गया हो, ठीक है, और शास्ति वसूलने के लिए न्यायालय ने आपको आदेशित कर दिया हो, क्योंकि समर्पण हो जाएगा उसके बाद भी आपको कारण दर्शित करने के लिए समय मिलेगा, उसके बाद न्यायालय आदेश देगा। अगर आपके द्वारा दर्शित कारण अपर्याप्त पाया जाएगा तो यह आदेश देगा कि शास्ति की वसूली हो और अदरवाइज सिविल जेल में भेजा जाए, तभी तो होगा। अभी कुछ भी नहीं हुआ, समर्पण हुआ ही नहीं है, लेकिन आप दिवालिया हो गए। अब आपके पास क्षमता खत्म है कि आप संबंधित व्यक्ति के जिसके लिए आप प्रतिभू हुए हो उसके अनुपस्थित रहने की दशा में कोई रुपया न्यायालय को दे पाओ।
क्योंकि दिवालिया का मतलब ये है, दिवालिया का मतलब ये, आपको कई बार कहा गया कि दिवालिया का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास कुछ नहीं है। दिवालिया का मतलब ये होता है कि उसकी देनदारी ज्यादा है और लेनदारी कम है। 100 करोड़ उसे लेने और 101 करोड़ देने, ये दिवालिया है। तो सवाल यह है, अब आप दिवालिया हो गए तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आप देंगे क्या? तो जब आप देंगे नहीं तो आपको अब प्रतिभू के तौर पर काम करने से रोका जाना चाहिए, या आपकी मृत्यु हो गई तो भी जिसके आप प्रतिभू हो उसे नया प्रतिभू देना चाहिए। इसीलिए यहां लिखा है कि प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंद पत्र का समर्पण ये हो जाने की दशा में प्रक्रिया, या प्रतिभू के बंद पत्र का समर्पण हो गया लेकिन अभियुक्त पकड़ लिया गया, ठीक है, और अभियुक्त को आगे फिर जमानत मिल गई क्योंकि वो उतने दिन बंद रहा, ठीक है, जितना अगर वो दोषी सिद्ध हो जाए, ठीक है, तो उसे दंड मिलेगा, उतने दिन वो बंद रह चुका है, विचारणा भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो पूर्व की 436 से और वर्तमान की 479 ये कह रही कि उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, तो अब फिर छूटना है, छूटना तो फिर से है, ठीक है। तो क्या होगा कि जमानत बंद पत्र का समर्पण हो चुका है लेकिन फिर से उसे जमानत पर छूटना है, ठीक है। तो तीनों दशाओं के लिए प्रक्रिया यहां दी गई है। कहता जब इस संहिता के अधीन जमानत पत्र का कोई प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या मर जाता है, अथवा जब किसी बंद पत्र का धारा 491 के उपबंधों के अधीन समर्पण हो जाता है, तब न्यायालय जिसके आदेश से ऐसा बंद पत्र लिया गया था या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के निर्देशों के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिससे ऐसी प्रतिभूति मांगी गई थी यह आदेश दे सकता है कि वह मूल आदेश के निर्देशों के अनुसार नई प्रतिभूति दे, और यदि ऐसी प्रतिभूति न दी जाए तो वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे कार्रवाई कर सकता है मानो उस मूल आदेश के अनुपालन में व्यतिक्रम किया गया। तो मूल आदेश के अनुपालन में अगर व्यतिक्रम होगा, आपसे प्रतिभू मांगे गए कि अमुक धनराशि के आप दो और आप न दो तो जेल जाओगे और तब तक नहीं छोड़े जाओगे जब तक उस धनराशि के प्रतिभू ये जो बंध पत्र आपसे अपेक्षित किया गया वो न दे दो। तो वही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि प्रतिभू मर गया या दिवालिया हुआ या समर्पण हो गया। तीनों दशाओं में जिसके लिए आप प्रतिभू थे या जो व्यक्ति बंध पत्र से आबद्ध था उसे नया प्रतिभू देना पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा यह माना जाएगा मूल आदेश का आपने व्यतिक्रम किया है। व्यक्तिगत बंध पत्र की बात मुंह से निकल गई, वो यहां नहीं है, यहां केवल प्रतिभू की बात की गई है, ठीक है। तो आपसे नया प्रतिभू मांगा जाएगा, आपको देना पड़ेगा, अन्यथा आप, ठीक है, माना जाएगा कि आपने मूल आदेश का व्यतिक्रम किया और आप जेल जाएंगे। 494 ये आपको बता ही दिया कि बालक से जब कभी अपेक्षित है तो उसके संरक्षक वो देंगे। बालक से कभी व्यक्तिगत बंध पत्र यानी पर्सनल बॉन्ड नहीं मांगा जाएगा, और ये खूब पूछा जाता है, ठीक है, कि उसके केवल प्रतिभू बंध पत्र देंगे, उससे पर्सनल बॉन्ड नहीं मांगा जाता, ठीक है। फिर कहता 491 के आदेशों से अपील, यानी आपसे शास्ति वसूलने का आदेश कर दिया जबकि नहीं करना चाहिए था, आपने कहा था उसका प्रभाग क्षमा कर दीजिए, नहीं किया, गलत ढंग से समर्पण का, ठीक है, बंध पत्र के समर्पित होने का जो निष्कर्ष है वो अभिलिखित किया, या कारण जो दर्शित किया वो पर्याप्त था फिर भी नहीं माने, तो इस आदेश से अपील होनी चाहिए, ठीक है। 446 के आदेश से अपील या 491 के आदेश से अपील होनी चाहिए। वो कहां होती है? 495 में। ये भी खूब पूछा जाता है, ये भी खूब पूछा जाता है। कहता धारा 491 के अधीन किए गए सभी आदेशों की निम्नलिखित को अपील होगी, अर्थात किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की दशा में सेशन न्यायाधीश को,
और सचिव न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की दशा में वह न्यायालय जिससे ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की अपील होती है, उच्च न्यायालय। ठीक है, वहां अपील इसकी होगी। और हम लोगों ने जब अपील न्यायालय की शक्तियां पढ़ी थी, जो पूर्व के सीआरपीसी में धारा 386 थी, वहां अपील न्यायालय की शक्तियां दी गई। वहां लिखा था इस संहिता के अधीन जब जब अपील होगी तब तब अपील न्यायालय को ये शक्तियां होंगी। यद्यपि वो सेक्शन कहां है जहां दंडादेश से अपीलें हो रही हैं, उस अध्याय में वो सेक्शन दिया गया है, लेकिन उस सेक्शन की शुरुआत में ये लिखा था कि जहां जहां इस संहिता के अधीन अपीलें होती है वहां वहां अपील न्यायालय को ये शक्तियां होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि 446 के आदेश से जो अपील होगी वो यहां होगी, या 491 के आदेश से जो अपील होगी वो कहां होगी, 495 में। लेकिन अपील न्यायालय को जो शक्तियां होंगी वो वही होंगी जो 386 में दंडादेश से अपील सुनने के समय अपील न्यायालय को होती हैं। वो सारी शक्तियां यहां रहेंगी। ठीक है, आगे कहता है 495 कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। उच्च न्यायालय या सचिव न्यायाधीश किसी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह उस रकम को उद्ग्रहित करे जो ऐसे उच्च न्यायालय या सचिव न्यायालय में हाजिर और उपस्थित होने के लिए किसी बंध पत्र पर दे है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो बताने लायक। लगभग सीआरपीसी अब समाप्ति हो गई है, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो आज तक तो हमने पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो संपत्ति की निर्मुक्ति से संबंधित है और सीधे सीधे प्रैक्टिकल जो कार्रवाइयां उनसे जुड़ा हुआ चैप्टर है। रोज आप क्रिमिनल कोर्ट से कहते हो कि हमारी गाड़ी पकड़ ली है, मोटरसाइकिल थाने पे खड़ी है, साहब हमें दे दी जाए। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हमें रिलीज करके दे दी जाए। हमारी अमुक चीज पुलिस ने ले ली है, वो हमें रिलीज कर दी जाए। वो सारी चीजें इसी, ठीक है, पार्ट में होती हैं, इसी चैप्टर में होती हैं, जो कौन सा कहलाता है, अध्याय 36 संपत्ति का व्यय। ये टोटल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का चैप्टर है। ये आज तक तो हमने बताया नहीं, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आज तक कंपटीशन में नहीं पूछा गया, आपसे ही पूछ लिया जाए तो बात अलग है, आप दुर्भाग्यशाली हो। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम इसको भी समरी में बता देंगे। बाकी अब सीआरपीसी लगभग खत्म होने की ओर है और ये संपत्ति वो कार्रवाइयां, ठीक है, वो अनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित करेंगी, अनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित नहीं करेंगी, लिमिटेशन, बस इतना ही बचा और कुछ नहीं बचा। तो हमें लगता है कि अगले सप्ताह ये खत्म हो जाना चाहिए, फिर देखेंगे जैसा भी होगा।